तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं नीरज सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अकाउंट्स बाय नीरज सर। तो नीरज सर आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और बेहतरीन टॉपिक जो बहुत मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा मजा आने वाला है आज, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग का नियम। तो भैया आज हम सीखेंगे कि मांग का नियम क्या होता है, इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं और ये कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, ये सारी जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में। तो बच्चों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके आने वाले हैं बोर्ड और बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लॉ ऑफ डिमांड से काफी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईएससी हो या यूपी बोर्ड हो 12th में। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो भैया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड मतलब मांग का नियम। तो किसी के मतलब डिमांड का एक नियम वो कौन सा है, उसको जानने से पहले बच्चों हमें क्या जानने की आवश्यकता है? हमें जानने की आवश्यकता है कि डिमांड क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? ये डिमांड क्या चीज है भैया? लोग कहते हैं सर इसको मांग लिया है तो ये डिमांड होगी, उसको मांग लिया तो वो डिमांड हो गई। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक बहुत अच्छा सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब हम किस या फिर डिमांड से आसे, मांग से आसे किसी भी कमोडिटी की, कोई भी कमोडिटी है बच्चों, ठीक है, कोई भी एक कमोडिटी है, उसकी कोई भी क्वांटिटी, मतलब एक कमोडिटी है उसकी एक क्वांटिटी है, ठीक है। जब हम उस क्वांटिटी को खरीदने की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, मतलब कि जब किसी वस्तु की मात्रा को खरीदने की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन होते हैं, बोले तो पर्याप्त साधन, है ना बच्चों, पर्याप्त साधन होते हैं। और उन साधन पे खर्च करने की हमारी कैपेबिलिटी ऑफ होती है, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। क्या होती है बच्चों? कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से समझ लेना कि डिमांड क्या होती है। डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा होती है, ठीक है। हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर डिजायर होती है, इच्छा होती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन भी मौजूद होते हैं, और उस पर्याप्त साधन पे जब हमारे पास खर्च करने की जो कैपेसिटी होती है, उसे ही हम उस वस्तु की डिमांड कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, बड़ा टिपिकल लगा होगा बच्चों मेरे, आपको समझ में नहीं आया होगा। और हम अपने वीडियो में दावा करते रहते हैं कि हम सरल शब्दों में समझाते हैं, सरल शब्दों में समझाते हैं, तो आपको अभी इस समय समझ में आ नहीं रहा होगा। तो चलिए एक छोटी सी बात बोलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, शायद समझ में आ जाए। भैया एक दिन क्या हुआ, हमको रात में आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई। क्या हुई? आइसक्रीम खाने की, आइसक्रीम कॉर्निटो आइसक्रीम खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। मतलब पहला पार्ट हो गया वांट्स, हमारे अंदर डिजायर आ गई, इच्छा आ गई। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए, है ना बच्चों। क्या होना चाहिए? जेब में पैसा होना चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, ये हमारे हो गए पर्याप्त साधन। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंस, अब इन साधनों पे खर्च करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब क्षमता होनी चाहिए कि भैया हम उठे, गाड़ी का पेट्रोल फूकें, वहां पहुंचे, उस आइसक्रीम के लिए 20 रुपए दें और वो आइसक्रीम खाएं। तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर हो गई, मतलब इस हमने क्या हुई, हमारी आइसक्रीम खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, उसके लिए मेरे पास गाड़ी और पैसा दोनों था, मैंने वो उठाया और मैं उसको खर्च कर दिया, मैंने पेट्रोल भी खर्च किया और वहां जाकर उस आइसक्रीम को खरीदने में वो 20 रुपए का नोट भी खर्च कर दिया। तो ये हो गया कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंस। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं डिमांड, मतलब मेरी उस आइसक्रीम के प्रति क्या हो गई? डिमांड उत्पन्न हो गई। क्या हो गई बच्चों? डिमांड। डिमांड तब तक अधूरी है जब तक ये तीनों चीजें, मतलब ये हमारा 1, 2 और 3, ये तीनों जो है एक साथ जब तक मिल नहीं जाएंगे तब तक हमारी डिमांड जो है वो उत्पन्न नहीं होगी या डिमांड नहीं बनेगी किसी वस्तु को। अब एक एग्जांपल और देते हैं तो शायद आपको और बेटर समझ में आए। फॉर एग्जांपल, मेरी इच्छा रात में उत्पन्न हुई कि मुझे आइसक्रीम खाना है।
अब इच्छा उत्पन्न हुई है, मेरे पास साधन है भाई, गाड़ी है, पेट्रोल है, लेकिन मैंने सोचा अबे हटाओ यार, कौन जाए इतनी दूर, गाड़ी का तेल लगना है, 20 रुपए अलग से खर्च होने हैं आइसक्रीम के, हटाओ छोड़ो मत जाओ। तो भैया यहीं से कट हो गया मामला, मतलब मेरी इच्छा उत्पन्न हुई थी और मेरे पास साधन भी मौजूद थे, लेकिन मेरे अंदर क्षमता नहीं थी उन्हें खर्च करने की, तो डिमांड तो उत्पन्न हुई नहीं। ठीक है, मतलब उस वस्तु के प्रति मेरी कोई डिमांड बनी ही नहीं। इसी तरह बच्चों एक तरह फिर कि भैया हमारी रात में इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की, लेकिन ना मेरी जेब में पैसा था, ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल था, मतलब फिर मेरी इच्छा बन के रह गई, वो मांग में परिवर्तित नहीं हुई। तो सब इसीलिए मांग के लिए जरूरी ये होती है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, और उन पर्याप्त साधनों पे आपको उस पर्याप्त साधनों पे खर्च करने की आपकी तत्परता भी होनी चाहिए। ये सारी मिलकर बनाते हैं डिमांड। तो हो सकता है कि आपको अभी भी ना समझ में आया हो, तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं बच्चों, क्योंकि हम तो भैया सरल शब्दों में आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं। तो देखो बच्चों, फिर से बता दे रहा हूं अब थोड़ी इकोनॉमिकल भाषा में, कि जब किसी मांग से आशय किसी वस्तु की वह मात्रा, डिमांड से आशय किसी वस्तु की वो क्वांटिटी जिससे हमारी खरीदने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसे खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन होते हैं और उन साधनों पे खर्च करने की तत्परता होती है, उसे ही हम वस्तु की मांग कहते हैं। तो अब बच्चों शायद क्लियर हो गया होगा कि डिमांड किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डिमांड के बारे में हमने जान लिया। अब डिमांड कितने टाइप्स की होती है ये भी जान लेते हैं बच्चों, है ना। काइंड्स ऑफ डिमांड, तो काइंड्स ऑफ डिमांड क्या होती है बच्चों वो भी समझ लो। सबसे पहली डिमांड कौन कौन सी होती है भैया, तो सबसे पहले तो भाई हो जाती है इंडिविजुअल डिमांड। कौन सी डिमांड बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड, मतलब एक व्यक्ति द्वारा जब मांग की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। बोले तो सिर्फ अकेले मैंने क्या किया, सिर्फ अकेले मैंने आइसक्रीम खाने की इच्छा जता दी। क्या किया बच्चों, सिर्फ अकेले मैंने आइसक्रीम खाने की इच्छा जताई, तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मार्केट डिमांड। कौन सी डिमांड बच्चों, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड मतलब कई लोग किसी एक वस्तु की डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में दूध बिक रहा है और दूध बिकने के लिए मैं, मेरा पड़ोसी, उसके पड़ोसी सब लगे हुए हैं खरीदने को, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मार्केट डिमांड। उसके बाद बच्चों आती है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, प्राइस मतलब कि वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग क्या डिमांड हो रही है। ठीक है, वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग कैसे डिमांड हो रही है वो हम देखते हैं, उसे बोलते हैं प्राइस डिमांड। उसके बाद आ जाती है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड मतलब हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम डिमांड किस हिसाब से बना रहे हैं, ठीक, उसे बोलते हैं इनकम डिमांड। मतलब कि हमारी कंज्यूमर्स की जो इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड बनती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्रॉस डिमांड, इसको हिंदी में बोलते हैं मांग की आड़ी लोच, सॉरी आड़ी तिरछी मांग, सॉरी। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉस डिमांड को हम लोग कहते हैं तिरछी मांग। मतलब कि जिस डिमांड का जो असर होता है वो एक वस्तु का दूसरी वस्तु पे डायरेक्टली नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। जैसे ये है ए, ये है सी, ये है बी, ये है डी, तो ए का सी पे प्रभाव, बी का डी से प्रभाव, ये प्रभाव जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्रॉस डिमांड बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड के बाद आ जाता है बच्चों जॉइंट डिमांड। मतलब कि किसी एक चीज का हम डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड में कई वस्तुओं की डिमांड ऑटोमेटिक पैदा हो जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। फॉर एग्जांपल भैया हमको चाय पीने का मन हुआ, तो चाय पीने के लिए क्या लगेगा, चाय पीने के लिए चाय पत्ती लगेगी, दूध लगेगा, पानी लगेगा, चीनी लगेगी। तो ये क्या हुआ, एक कप चाय के लिए इतनी सारी वस्तुओं की डिमांड अपने आप उत्पन्न हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं जो हमारी सातवीं है वो कंबाइंड डिमांड। कौन सी डिमांड बच्चों,
कंबाइंड डिमांड। अब ये कौन सी डिमांड होती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि हमने, हाँ तो भाई देखो, अब जैसे लकड़ी है तो लकड़ी की कैसी डिमांड होती है? लकड़ी की डिमांड सिर्फ आग जलाने के लिए होती नहीं है, सिर्फ फर्नीचर बनाने के लिए तो होती नहीं है। मतलब लकड़ी से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। लकड़ी के टेबल बनाने हैं, लकड़ी के फर्नीचर बनाने हैं, दरवाजा बनाना है, मतलब लकड़ी को जलाने के लिए यूज किया सकता है, फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से लकड़ी का बहुत सारा यूज होता है। तो इस तरह की डिमांड को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड डिमांड बच्चों। फिर उसके बाद बात करते हैं 8वीं डिमांड हमारी इनडायरेक्ट डिमांड, मतलब जिसकी हम डिमांड जो है वो इनडायरेक्टली पैदा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इस डिमांड में और ज्वाइंट डिमांड ये दोनों कुछ एक जैसी लगती हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या हुआ कि मुझे मकान बनवाना था। क्या बनवाना था बच्चों? मकान बनवाना था। मकान बनवाने के लिए ईटा, सीमेंट, ये सब क्या होगा, इसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब जिस वस्तु की डिमांड डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली होती है उनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। उसके बाद हम लोग आखिरी डिमांड की बात करते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट डिमांड। तो भैया जब डायरेक्टली हम लोग किसी चीज की मांग करते हैं अपने लिए, फॉर कंजम्पशन, फॉर पर्सनल कंजम्पशन या अपने कंजम्पशन के लिए जब हम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। वो हम कोई भी चीज मांग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको मोबाइल फोन की आवश्यकता है, हमने वो जिसकी डिमांड की, तो ये हमारी कौन सी डिमांड हो जाएगी? ये हमारी डायरेक्ट डिमांड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काइंड्स ऑफ डिमांड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ मैंने समझाने के बेसिस पे बता दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन इसके बाद आता है भैया वो सारे एलिमेंट्स जो एक डिमांड को क्या करते हैं बच्चों, वो सारे एलिमेंट्स जो एक डिमांड को सीधा डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। डिमांड के काइंड वगैरह हो गए बच्चों। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित कर देते हैं। मतलब कि जो हमारी मांग होती है वो कैसे कैसे प्रभावित होती, किन किन वजहों से प्रभावित होती है, उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो भैया वस्तु का मूल्य, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य जो होता है वो भी डिमांड को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रभावित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी क्या है, अभी आपके पास जेब में पैसा ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, ज्यादा चीजें खरीदोगे, और आपके जेब में पैसा कम होगा आप क्या करोगे, कम चीजें खरीदोगे। या फिर ऐसे समझो, आपके जेब में 100 रुपया था, आप मार्केट में गए, चीजें महंगी थी तो आपने क्या किया, कम खरीदा। चीजें सस्ती होती तो आप ज्यादा खरीदते। तो भैया ये क्या हुआ, वस्तु का मूल्य भी तो डिमांड को प्रभावित कर रहा है। वस्तु का मूल्य कम है तो डिमांड ज्यादा है, वस्तु का मूल्य ज्यादा है तो डिमांड कम है। इस तरीके से एक वस्तु का प्राइस भी जो होता है, कमोडिटी का प्राइस भी जो होता है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा, इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। भैया सबसे जरूरी चीज हमारा इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी। कि भैया देखो अभी क्या है, कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट होती है, जो उसकी प्रायोरिटीज होती है, वो भी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। कैसे अफेक्ट करती हैं? फॉर एग्जांपल, मुझे पसंद है बटाटा बड़ा, तो मेरी डिमांड किसके प्रति ज्यादा रहेगी, बटाटे बड़े के प्रति ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल, हमको पसंद है चाउमीन, तो हमें चाउमीन की तरफ हमारी डिमांड ज्यादा रहेगी। या प्रायोरिटीज हम किसी को देते हो, फॉर एग्जांपल हमारी एजुकेशन प्रायोरिटी, हम एजुकेशन पे एक्सपेंस ज्यादा करते हैं तो इसकी डिमांड हमेशा हमारे पास से ज्यादा रहेगी क्योंकि हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक व्यक्ति, कंज्यूमर की उसकी पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल प्रायोरिटी भी जो होती है वो डिमांड को अफेक्ट कर देती हैं बच्चों। उसके बाद प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में से किस प्रकार, संबंधित वस्तुओं का मूल्य मतलब प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं के मूल्य से कैसे डिमांड अफेक्ट होती है। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें दो टाइप के गुड्स की बात की जाती है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
तो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरा होता है पूरक वस्तुएं। फिर से समझना बच्चों, एक होता है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं। अब ये किस तरह से डिमांड को अफेक्ट करती है, तो देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पे यूज किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट समझते हो ना, क्रिकेट देखते होगे, उसमें क्या होता है, एक फील्डर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा फील्डर सब्स्टिट्यूट होकर आ जाता है। उसी प्रकार इस सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमें पीनी थी चाय और कॉफी, ठीक। अभी क्या हुआ, जब चाय 5 रुपए की थी, कॉफी 10 रुपए की थी, तो क्या था, चाय की डिमांड ज्यादा थी, कॉफी की डिमांड कम थी, क्योंकि कॉफी ज्यादा कॉस्टली हो रही थी लोगों को, इसलिए वो कॉफी लोग कम पी रहे थे, चाय ज्यादा पी रहे थे। लेकिन सडन ऐसा हुआ कि चाय का दाम 10 रुपए हो गया और कॉफी के दाम में किसी प्रकार के चेंज नहीं आया, मतलब स्थानापन्न वस्तुओं के प्राइस में कोई चेंज ना होने पर क्या हो गया, डिमांड अफेक्ट कर गई बच्चों। अफेक्ट कैसे की, अब चाय भी 10 की मिल रही है, कॉफी भी 10 की मिल रही है, तो भैया कॉफी होती है रॉयल चीज, थोड़ी सी लोग कॉफी ज्यादा पीना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉफी भी तो चाय के दाम में मिल रही, तो हम चाय क्यों पड़े। अब वही समझ लो, चाय इज अ मिडिल क्लास आदमी और कॉफी इज अ हाई क्लास आदमी, तो भैया हम लोग किसके साथ फिर रहेंगे। अब हम लोग जब दोनों लोग उसी पार्टी में मिले रहे, हमको दोनों लोग एक ही जगह पे मौजूद हैं और सेम प्राइस है दोनों का, तो हम किसका कंजम्पशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम कॉफी का कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि कॉफी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहां पर क्या हुआ, दाम तो चाय के बढ़े लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफी की बढ़ गई। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इससे भी हमारा जो है डिमांड जो है वो इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक गुड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, तो पूरक गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हो। कॉम्प्लीमेंट समझते हो ना, हाँ भैया तुम, मतलब हम तुमसे हैं, तुम हमसे हो, ऐसा वाला कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल। कार अगर महंगी हो जाए, मतलब कार का प्राइस बढ़ जाए, कार जो है इसका प्राइस बढ़ जाए, तो पेट्रोल का डिमांड क्या होगा, प्राइस कार का बढ़ रहा है और डिमांड पेट्रोल की घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो भैया देखो, अगर कार महंगी है तो हम खरीद नहीं पाएंगे, और खरीद नहीं पाएंगे तो डीजल का पेट्रोल को खरीद के क्या खुद को फूकेंगे या घर में चूल्हा फूकेंगे, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हम। इसलिए कार के दाम बढ़ते ही डीजल की जो होती है वो क्या होता है, सॉरी पेट्रोल का जो डिमांड होता है वो घटने लगता है। कारण कंजम्पशन हो ही नहीं रहा, कार हम खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत महंगी है, और जिसकी वजह से पेट्रोल भी हम नहीं खरीदेंगे। तो पेट्रोल, जब कार खरीद नहीं सकते तो पेट्रोल खरीद के क्या करेंगे, तो कार के महंगे होने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है बच्चों, वो घट जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, और ये भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बाद बात करते हैं बच्चों उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन, कंज्यूमर्स इनकम। अब कंज्यूमर्स इनकम भी डिपेंड, मतलब ये भी जो डिमांड होती है उसको अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है बच्चों, देखो कंज्यूमर के इनकम में दो टाइप के हम लोग गुड्स परचेज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अच्छी किस्म के होते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो इनकी क्वालिटी जो होती है निम्न स्तरीय होती है, बहुत लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। तो ऐसा क्या होगा, जब आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो आपका नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। मतलब आपकी इनकम बढ़ने पे आपके नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मल गुड्स की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी इनकम घटेगी तो आपकी नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। यही तो होगा कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन कम कर दोगे, क्योंकि आपकी इनकम उतनी नहीं हो रही है। लेकिन इंफीरियर में थोड़ा उल्टा पड़ जाता है मामला। इंफीरियर गुड्स जैसे कि मैंने बताया वो निम्न स्तरीय गुड्स होते हैं,
तो भैया निम्न स्तरीय गुड्स आप तभी परचेस करोगे जब आपकी इनकम कम होगी। अगर आप इनकम बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे? जो व्यक्ति इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ने पे वो क्या करेंगे? वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ गया है। फॉर एग्जांपल पहले हम दाल चावल खा रहे थे भैया, ठीक है, या दाल चावल तो वैसे प्रीमियम गुड्स में ही आ जाता है, तो नॉर्मल गुड्स में आ जाता है। इंफीरियर की मान लो फॉर एग्जांपल हम मोटा अनाज खा रहे थे, है ना, मोटा अनाज खा रहे थे, और जैसे ही हमारे पास इनकम आ गई तो अब हम बढ़िया बासमती राइस लेके आएंगे ना। हम क्यों खरीदे भाई मोटा अनाज जब हमारे पास पैसा है? तो यही इंफीरियर गुड्स का फंडा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और आपकी इनकम अगर घटती है तो आपकी इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। मतलब पैसा कम होगा तभी आप इंफीरियर गुड्स खरीदोगे, और पैसा ज्यादा होगा तो आप इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदोगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इनकम। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कंज्यूमर्स इनकम के बाद। अब राइज इन फ्यूचर प्राइसेस। अब ऐसा कुछ हो जाए कि हमको कहीं से ये पता चल जाए कि फ्यूचर में प्राइस घटने या बढ़ने वाले हैं, तो हमारी क्या होगा? ये भी चीजें तो हमारी डिमांड को अफेक्ट कर देंगी। कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यार अगर बढ़ ही जाएगा तो हम आज ही खरीद के रख लें। मतलब हमें ये पता चल जाए कल परसों नरसों हमारा जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम आज ही की डेट में तो सब खरीद के रख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तो भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिमांड बढ़ा देंगे या घटा देंगे, जो भी हम लोगों को सही लगेगा वो हम कर देंगे। फिर आता है पॉपुलेशन साइज। तो देखो बच्चों, बस जनसंख्या पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है। अगर किसी भी जगह की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां की डिमांड क्या होगी? वहां की डिमांड भी तो ज्यादा होगी। और जहां की पॉपुलेशन कम होगी वहां की डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। अब कहीं एक एग्जांपल लेते हैं, घर की तरह एग्जांपल लेते हैं। एक घर में 10 लोग हैं तो वहां की डिमांड क्या होगी? बढ़ी हुई होगी। उसी घर में 2 लोग रहेंगे तो क्या होगा? डिमांड घट जाएगी ना। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी जो होता है वो प्राइस जो डिमांड होता है उसको अफेक्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले कुछ एलिमेंट्स जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की। अब शायद आप लोग को डिमांड पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने नियम, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। क्या नाम है बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड, मतलब मांग का नियम। मांग का नियम। अब मांग के नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे मांग के नियम की। तो मांग का नियम क्या होता है? बहुत सिंपल है मांग का नियम भैया। ये ना एकदम ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है बच्चों। जो हमारा अपना नेचर होता है ना उसी पे बेस्ड है। अब एक एग्जांपल लेंगे, आप समझना। हमारी जेब में पैसे थे, ठीक है, 100 रुपए थे। हम निकले आलू खरीदने, ठीक। हमने सोचा अगर आलू 20 रुपए किलो मिलेगा तो हम 5 किलो ले आएंगे, ठीक। ये सोचकर हम घर से निकले। हमने ये सोचा कि हमारा अगर प्राइस 20 रुपए होगा तो हम उसका 5 केजी जो है वो खरीद के ले आएंगे। किसकी? आलू की। ये हम सोच के घर से निकले थे। लेकिन हुआ क्या, जब वहां पहुंचे तो पता चला कि भैया प्राइस तो 50 रुपए केजी है। प्राइस तो कितने रुपए केजी है? 50 रुपए केजी है। तो हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की? हमने मात्र परचेज करी 2 ही केजी, मतलब 2 किलोग्राम, ठीक। अब समझना इसको। हुआ क्या था कि हमारा ह्यूमन नेचर ये है कि अगर कोई चीज सस्ती होती है, मतलब कोई चीज जिसका प्राइस कम होगा तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। लेकिन अगर उसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ा हुआ होगा तो हम उसकी क्वांटिटी कम परचेज करेंगे। और इसी को ही हम बोलते हैं मांग का नियम। मतलब इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बोले तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब प्राइस बढ़ा हुआ होता है तो हमारी मांग कम होती है, और जब प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड ज्यादा होती है। कहने का मतलब है कि प्राइस और डिमांड में एक
विपरीत रिलेशनशिप पाया जाता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। किसको बोलते हैं? प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है उसे ही हम कहते हैं मांग का नियम। मतलब वस्तु का प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है और वस्तु का प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है, इसे ही हम कहते हैं मांग का नियम। बच्चों ठीक है, अब इसको हम एक शेड्यूल से भी करके दिखा देते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमने ग्राफ बनाया, ये मेरा एक्स एक्सेस होता है, ये मेरा वाई एक्सेस होता है और ये हमारा मिड जो होता है वो शून्य का पॉइंट होता है। ठीक है, ग्राफ बनाने वाले बच्चों जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको देखिएगा बच्चों, ये हमारी वाई एक्सेस की लाइन होती है, ये मेरी एक्स एक्सेस की लाइन होती है, यहाँ पर एक जीरो होता है। हम क्वांटिटी डिमांड को नीचे रखेंगे और प्राइस को ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड को नीचे रखेंगे, प्राइस को ऊपर रखेंगे। तो प्राइस का हम 10-10 का गैप लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और ये 50। 50 तक हमारा प्राइस गया है ना बच्चों, और ये 2, 5 है तो हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो जब हमारी प्राइस कितनी थी, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे ले लेते हैं प्राइस, हमने उल्टा ले लिया था बच्चों, 10, 20, 30, 40 और 50। देखना बच्चों, तो जब हमारी प्राइस जो थी वो 20 थी तो डिमांड कितनी थी? 5 kg की थी, मतलब ये। ठीक, और जैसे ही हमारा प्राइस जो है 50 हो गया तो हमारी डिमांड कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक, अब ये जो लाइन निकली इसे ही हम बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड का भी शेड्यूल बन जाता है बच्चों। ठीक है, ये जो लाइन निकली इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व यही शो हो रहा है कि हमारा जो प्राइस है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसका डिमांड के साथ, क्योंकि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड की क्या करेंगे? क्वांटिटी को घटाएंगे। मतलब ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस हो रहा है, मार्जिनल, मतलब कि मार्जिनल लॉ ऑफ यूटिलिटी लग रहा है कि एक वस्तु की उपयोगिता घट रही है ना। क्योंकि देखो एक वस्तु को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? प्राइस बढ़ाने के लिए मैंने क्वांटिटी डिमांड को घटा दिया, इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड हो जाता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। और यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगा और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के पहले हमें डिमांड को समझा, डिमांड के बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मांग के नियम के बाद हम लोग इसकी एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बच्चों? फटाफट अब इस टॉपिक को यहाँ पे जल्दी जल्दी बता के खत्म करते हो, क्योंकि वीडियो शायद बहुत लंबा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक छोटा वीडियो मिला करे, ज्यादा बड़ा ना वीडियो मिला करे। तो देखो बच्चों, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? मांग का नियम जहां लागू नहीं होता है, मतलब अपवाद है ना, जहां वाद है वहां अपवाद जरूर होंगे। ठीक है, जहां अच्छा है वहां बुरा है, जहां बुरा है वहां अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जहां वाद होंगे वहां अपवाद भी होंगे। मतलब कोई ना कोई कारण तो होंगे जहां पर ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि बोला गया हर नियम टूटने के लिए बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है वो भी जरूर टूटेगा कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ। तो बच्चों, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में मांग के नियम के अपवाद में सबसे पहला पॉइंट हम डालते हैं गिवन गुड्स का। गिवन गुड्स क्या होते हैं? एक थर्ड क्वालिटी गुड्स बच्चों। ठीक, तो थर्ड क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स जो होते हैं, ऐसा होता है कि देखो अगर उनके प्राइस घट भी जाए तो भी हम उनका ज्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे। मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है और प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है, तो बच्चों एक बात है कि अगर इंफीरियर गुड्स के प्राइस घट भी जाए तो भी उनके प्रति मेरी डिमांड जो होगी वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्या होगा? वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम अगर हम सोचेंगे कि भैया अब तो ये और
कम पैसे में होगा, इससे अच्छा हम क्या करें, हम दूसरे उच्च कोटि के ही गुड्स का कंजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है, इससे बेटर यही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन नहीं बढ़ाते हैं, चाहे उसके प्राइस घटे या बढ़े, मतलब कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है बेटा प्रीशियस गुड्स। अब प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं, मतलब ऐसी कोई वस्तु जो समाज में हमारी क्या बनाती है, हमारी प्रेस्टिजियस गुड, ठीक है, जिसको हम अगर हम प्रेस्टिजियस बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब ऐसी जो हमारी प्रतिष्ठा बना रही है, हमारी प्रेस्टीज को बना रही है, तो वो चाहे महंगे भी हो जाए तो भी हम उसका कंजम्पशन जारी रखेंगे, मतलब उसका प्राइस बढ़ने पर भी हम उसकी डिमांड को नहीं घटाएंगे और उल्टा डिमांड बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है आज हमारे पास कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब समाज में दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, उनको जलाने के लिए हमें क्या करना है, कार लेनी है, तो प्राइस अब जितनी ज्यादा महंगी कार लेंगे उतना ज्यादा हमारा इंप्रेशन जमेगा, है ना। आजकल के लड़के देख रहे हो बाइक वाइक लेके, मतलब बढ़िया बढ़िया, मतलब जेब में पैसा ना होगा 10 रुपया, लेकिन बाइक से एक लेकर निकलते हैं, तो वो क्या है, समाज में एकदम प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, तो डिमांड उनकी ज्यादा कर देते हैं जो ज्यादा महंगी होती है, मतलब उल्टा कर देते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, फिर से बताता हूं, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। वो क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ा दे रहे हैं, और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड तो बच्चों लागू होगा ही नहीं। उसके बाद फिर चेंज इन फ्यूचर प्राइस, चेंज इन फ्यूचर प्राइस। अच्छा, चेंज इन फ्यूचर प्राइस की वजह से भी हमारी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होती है। उसका क्या कारण होता है बच्चों, तो देखो भैया, अगर हमें पता चल जाए कि कल पेट्रोल होने वाला 170 का और आज पेट्रोल है 100 का, तो हम क्या करेंगे, आज हम बढ़े हुए मूल्य पे, मतलब आज जब हमारा प्राइस बढ़ा हुआ है तो उस मूल्य पर भी हम अपनी डिमांड को क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे। या हमें पता चल जाए कि भैया फ्यूचर में क्या होगा, और सस्ता हो जाएगा, तो भले आज का प्राइस कम हो फिर भी हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, घटा ही देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी 4 दिन बाद तो और सस्ता होने वाला है, तो हम उस समय लेंगे ना, अभी काहे लें। तो इस तरीके से चेंज इन फ्यूचर प्राइस जो होता है वो भी लॉ ऑफ डिमांड को बदल देता है, मतलब उसको एकदम लागू नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, विपरीत काम हो जाता है। इसके बाद बच्चों बात करें तो नेसेसिटी गुड्स, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स अनिवार्य वस्तुएं। नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं बच्चों, अनिवार्य वस्तुएं, तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बहुत अनिवार्य होती हैं, जैसे घर के लिए नमक बहुत अनिवार्य वस्तु, बिना नमक के कुछ नहीं होना, है ना। अगर एक मतलब कि बस एक चुटकी ही नमक पूरा स्वाद लेके आ जाती है समझ लो, तो बिना नमक के कुछ नहीं होता, तीखा खाना कोई नहीं खाता, ठीक। तो अब नमक बहुत नेसेसिटी गुड्स है हमारे लिए, तो देखो नेसेसिटी गुड्स पे मांग का नियम बिल्कुल लागू नहीं होता, ठीक है, चाहे प्राइस बढ़े या ना बढ़े, ये तो हमें घर में लाना ही लाना है। एक पैकेट तब भी लाते थे, एक पैकेट आज भी लाएंगे, चाहे कितना सस्ता वाला लाएंगे एक ही पैकेट, क्योंकि एक पैकेट में महीने भर नमक बड़ा तगड़ा चलता है ना बच्चों। तो नेसेसिटी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल लागू ही नहीं होता, क्योंकि हम खरीदेंगे एक ही पैकेट, चाहे घटे और चाहे बढ़े। फिर उसके बाद कंज्यूमर्स नॉलेज। अब ऐसा हुआ कि बच्चों हम यहीं पे थे अपने घर पे, एक फेरी वाला आया, उसने मुझे 40 रुपए किलो आलू दे दिया, मैंने ले लिया क्योंकि मैं मंडी गया नहीं था, और मंडी में क्या रेट चल रहा है या मार्केट में क्या रेट चल रहा है इसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है, तो मेरे पास क्या है, इसकी नॉलेज नहीं है कि ये क्वांटिटी, ये जो हम लोग खरीद रहे हैं, इसकी डिमांड जो कर रहे हैं, ये कितने रुपए की आती है मार्केट में, इसकी हमें नॉलेज ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बढ़े हुए मूल्य पे ही उसको खरीद लिए, क्योंकि हमको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था कि अगर मार्केट में चले जाते तो हमको पता चल जाता कि और सस्ता है, 20 रुपए किलो मिल रहा था, और आज की डेट में हमने क्या कर लिया, हमने 40 में खरीद लिया इसको। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब कंज्यूमर की अज्ञानता, मतलब कि उसको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था
कि भाई ये चीज और सस्ती मिल सकती थी, तो हमने क्या किया, हमने बढ़े हुए मूल्य पे ही खरीद लिया। तो यहां पर भी मांग का नियम क्या हुआ, वो लागू नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, इसके बाद फैशन गुड्स। देखो फैशन गुड्स भी भाई इसी तरह प्रेस्टिजियस गुड्स की तरह ही हो जाता है कि भाई देखो, अगर फैशन में जो ट्रेंड में है वो चीजें हम करेंगे, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, ठीक है, चाहे उसका दाम बढ़ा हुआ हो घटा हुआ, मतलब फिर से लॉ ऑफ डिमांड जो है वो बिल्कुल लागू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस थे जो लॉ ऑफ डिमांड में लागू होते हैं और उनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो होता है बिल्कुल खारिज हो जाता है और हमारा सब कुछ क्या होता है, उल्टा होने लगता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी या प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, लेकिन यहाँ पर इन सारे कारणों से क्या होता है, हमारा सब कुछ उल्टा होता है। इस पे फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े ना बढ़े, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि आज शायद वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बढ़िया टॉपिक था, मैंने कहा आपको समझा दें। तो बच्चों बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी मैं वीडियोस लाने वाला हूं। अभी रिसेंटली आपको 3-4 वीडियो मिलेंगी इसी से रिलेटेड। अभी लॉ ऑफ डिमांड मैंने बनाई है, इसके बाद मैं शायद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। फिर तटस्थ वक्र बोले तो इंडिफरेंस कर्व पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये वीडियो फटाफट आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगी। तो प्लीज बच्चों इस चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आ सकूं। तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।